मॉर्निंग स्टूडेंट। ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो यूनिट लेके आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का एक यूनिट है फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण की कार्य की। इस यूनिट के बारे में अगर हम देखें, सबसे पहली बात आती है परिसंचरण। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेशन या हम इसको बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। 7 प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक सजीव के शरीर में विभिन्न पदार्थों का उसके एक ऊतक से दूसरे ऊतक में जाना ही परिसंचरण कहलाता है। इस परिसंचरण की क्रिया के लिए सजीवों के अंदर, एक सजीव के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। हालांकि कुछ प्राणी ऐसे हैं, जैसे अपन कुछ उदाहरण देखें, अमीबा, पैरामीशियम, इन प्राणियों की हम बात करें तो इन प्राणियों में परिसंचरण के लिए किसी विशेष प्रकार के तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इन प्राणियों में परिसंचरण इनकी बाह्य त्वचा द्वारा सीधा हो जाता है। लेकिन जब हम किसी विकसित सजीव की बात करते हैं तो विकसित सजीव के अंदर इस परिसंचरण की क्रिया को करवाने के लिए एक परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है और वो परिसंचरण तंत्र अलग अलग सजीवों में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र जो है उसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, इसलिए इसे परिसंचरण तंत्र के जनक के नाम से भी जाना जाता है। विलियम हार्वे ने सबसे पहले हृदय को लेकर परिसंचरण की व्याख्या की थी कि किस प्रकार से इस परिसंचरण तंत्र के अंदर हृदय की अपनी एक भूमिका होती है। अब जब हम परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह आती है कि परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है सजीव के अंदर। तो ये कार्य है पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का कार्य परिसंचरण तंत्र प्रत्येक सजीव के अंदर करता है। इसके साथ हमें ये बात भी याद रखनी है कि अमीबा और पैरामीशियम ऐसे जीव हैं जिसके अंदर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। तो कार्य हम देख रहे हैं, परिसंचरण तंत्र का जो कार्य है वो है पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या सभी सजीवों के अंदर परिसंचरण तंत्र समान रूप से कार्य करता है या फिर एक ही प्रकार का परिसंचरण तंत्र सभी सजीवों में मौजूद होता है? तो इस आधार पर हम बात करें तो परिसंचरण तंत्र जो हैं वो हम दो प्रकार का देखते हैं। एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए स्टूडेंट, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र जो है इसके अंदर अंतर क्या होता है? होना तो वही परिसंचरण है पदार्थों का, लेकिन जो परिसंचरण की कार्य की है, फिजियोलॉजी है सर्कुलेशन की, वो फिजियोलॉजी यहाँ पर दोनों में अलग अलग तरीके से संपन्न होती है। बंद परिसंचरण तंत्र हम ऐसे परिसंचरण तंत्र को कहते हैं जिसमें पदार्थों का जो परिवहन है वो सदैव बंद नलिकाओं में होता है। बंद नलिकाएं जो हैं उनके अंदर पदार्थों का परिसंचरण होता है। वो पदार्थ जो है वो उन नलिकाओं से बाहर कभी भी नहीं आते हैं। सीधा ऊतकों के संपर्क में वो पदार्थ नहीं आते हैं, सीधा ऊतकों से संपर्क नहीं हो पाता है। अब अगर हम बात करें खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, खुले परिसंचरण तंत्र में जो पदार्थ हैं वो बंद नलिकाओं में तो बहते हैं, लेकिन बंद नलिकाओं से बाहर वो खुले स्थानों पर आ जाते हैं जिन्हें कहते हैं रुधिर कोटर या ब्लड सीनस।
यानी यहाँ पर जो पदार्थ परिवहित हो रहे हैं, परिसंचरित हो रहे हैं, वो बंद नलिकाओं से ही परिसंचरित हो रहे हैं, लेकिन उनका जो संपर्क है वो खुले उत्तकों के संपर्क में भी हो जाता है, और वो खुले उत्तक जो हैं वो रुधिर कोटों से जुड़े हुए होते हैं। अब बंद परिसंचरण तंत्र है वो विकसित प्राणियों की विशेषता है, और खुला परिसंचरण तंत्र है वो कुछ नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखें इसका, तो आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव हैं उन जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके साथ मोलस्का संघ के जो जीव हैं, मोलस्का संघ के जीवों में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। दोनों एग्जाम्पल हम देखें, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव और मोलस्का संघ के जो जीव हैं उन जीवों के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और बंद परिसंचरण तंत्र, ये अभी हम बात करें विकसित प्राणियों की विशेषता है, तो जितने भी कॉर्डेट हैं, कॉर्डेट संघ के जितने भी प्राणी हैं, इसके अलावा नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट जीवों में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वो कौन कौन से हैं, तो एनेलिडा, एनेलिडा संघ के जो प्राणी हैं उनके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर बात की है कि मोलस्का जो संघ के जीव हैं उनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन मोलस्का संघ का एक वर्ग है सिफेलोपोडा वर्ग। ये सिफेलोपोडा वर्ग ऐसा वर्ग है जो मोलस्का संघ का वर्ग है, परंतु इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र मोलस्का संघ के वर्ग सिफेलोपोडा में पाया जाता है। ये याद रखने योग्य बात है कि मोलस्का संघ के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन इसका एक वर्ग ऐसा है सिफेलोपोडा वर्ग जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो विकसित जीवों के अंदर पाया जाता है, और नॉन कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब ये जो परिसंचरण तंत्र है, इसमें एक बात और हम ध्यान देने योग्य है, इस परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है। अब परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति हम देखें तो परिसंचरण तंत्र है उसके अंदर इसके कुछ भाग हम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के कुछ अंग हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग जो है वो काम में आते हैं। तो इसके अंदर काम में आता है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ये परिसंचरण तंत्र के भाग हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है, तो भ्रूण की मेसोड्रम से। भ्रूण का जो मेसोड्रम है जनन स्तर, उसके द्वारा परिसंचरण तंत्र की उत्पत्ति होती है। यानी इसके जो अंग हैं, परिसंचरण तंत्र के अंग हैं, उनकी उत्पत्ति भी भ्रूण की मेसोड्रम से होगी। तो ये बच्चों याद रखने योग्य बात है कि परिसंचरण तंत्र जो है उसकी उत्पत्ति भ्रूण की मेसोड्रम से होती है। अब सबसे पहले हम बात करें भी परिसंचरण तंत्र के हम भाग देख रहे हैं। यहाँ पर 3 भाग हमने देखे हैं। यहाँ हमने देखा है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हृदय, रक्त और रक्त नलिकाएं या रुधिर नलिकाएं या वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए हमें इसके तीनों भागों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड के लिए हम देखें तो ब्लड जो है वो एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। देखिए यहां पर 2 शब्द हैं इसके साथ कि ब्लड जो है वो उत्तक तो है, लेकिन किस प्रकार का उत्तक है, तरल है और संयोजी उत्तक है। इसकी प्रकृति जो है वो तो तरल प्रकृति है और इसका जो टाइप है वो संयोजी प्रकार का है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये ब्लड जो है वो एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है।
संयोजी ऊतक है। क्यों है? क्योंकि ब्लड जो है वो अपने शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों के संपर्क में बना हुआ रहता है। तो संयोजी ऊतक किसे कहेंगे? जो कनेक्टेड होता है, जो कनेक्टेड है सबसे। तो ब्लड जो है वो अपने शरीर के सभी ऊतकों से और अंगों से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम इसको संयोजी ऊतक कहेंगे। और तरल इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इसका फॉर्म कैसा है? लिक्विड फॉर्म है। तो ब्लड जो है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी हम बात करें ब्लड में, भाई ब्लड जो है ये साधारण अगर मनुष्य के अंदर देखें तो मनुष्य के अंदर ये लाल रंग का होता है। मनुष्य के अंदर ब्लड का रंग होता है लाल, और उसका कारण होता है इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन। ब्लड जो है वो मानव के भार का, मनुष्य के भार का 6 से लगभग 7.5% होता है। जितना मनुष्य का भार है उसका 6 से 7% जो होता है वो उसके अंदर ब्लड पाया जाता है। केवल हम परसेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितना परसेंट पाया जा रहा है। अगर हम लीटर के अंदर बात करें, भाई मनुष्य के अंदर कितने लीटर ब्लड पाया जाता है, तो वो हम बात करेंगे लगभग 5 लीटर के लगभग मनुष्य के अंदर ब्लड पाया जाता है। अगर परसेंट की बात करें तो मनुष्य के भार का 6 से 7.5% ब्लड पाया जा रहा है। लेकिन अगर हमें वेट के अंदर या भार हम इसका देखें तो लगभग 5 लीटर ब्लड जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। दोनों में अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर हम परसेंट का बात कर रहे हैं तो 6 से 7% है, लेकिन अगर हम लीटर के अंदर बात करें तो लगभग 5 लीटर जो है वो ब्लड पाया जाता है। अब देखें इसमें ब्लड जो है, ब्लड के पीएच का बात करें तो ये होता है 7.4। ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो हम कह सकते हैं इसको हल्का क्षारीय, हम इसको हल्का क्षारीय कह सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? नमकीन, एल्काइन प्रकृति होती है। ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? एल्काइन प्रकृति होती है। तो पीएच हम देखें 7.4 है बच्चों, हल्का क्षारीय है या एल्काइन प्रवृत्ति का ब्लड होता है। इसका स्वस्थ मनुष्य में अगर हम परसेंट में देखें तो 6 से 7.5% है, और अगर लीटर के अंदर देखें तो 5 लीटर पाया जाता है। उसके बाद लाल रंग का होता है मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन के कारण, और तरल संयोजी ऊतक है। अब हम बात करते हैं, ये हमने इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली है ब्लड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का संगठन क्या है। ब्लड जो है वो संगठित किन किन पदार्थों से है, ब्लड का निर्माण जो होता है वो कौन कौन से घटकों से मिलकर होता है। तो जब हम ब्लड के संगठकों की बात करते हैं तो ब्लड के अंदर 2 प्रकार के संगठक पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। ब्लड के अंदर इसका तरल भाग भी होता है और इसका ठोस भाग भी होता है। तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है वो होता है 55%, और उस लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पीले रंग का तरल है, और इसमें 90 to 90% वाटर होता है। ये इसका लिक्विड पार्ट है। जितना ब्लड है अपनी बॉडी के अंदर उसका 55% जो है वो उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, पीले रंग का पदार्थ है, और वो उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर द्वारा बना होता है। सॉलिड पार्ट की हम बात करें, ब्लड का ठोस भाग, तो ठोस भाग के रूप में ब्लड के अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं।
WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं, और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये होते हैं पट्टिकाणु। इसके अलावा आरबीसी है, उसको इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट भी कह सकते हैं, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स है इसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हम बात कर रहे हैं ब्लड के संगठक की, कि ब्लड के अंदर इसको बनाने वाले संगठक भाग कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर लिक्विड पार्ट भी है और इसके अंदर सॉलिड पार्ट भी है। लिक्विड पार्ट हमने देखा है प्लाज्मा है, पीले रंग का है, 55% पाया जाता है, और 90 से 92% इसके अंदर वाटर पाया जाता है। इसके अलावा ठोस पार्ट के अंदर हम देखें तो इसका जो ठोस पार्ट है उसके अंदर 3 प्रकार की इसमें कणिकाएं मौजूद हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके सॉलिड पार्ट से, कि सॉलिड पार्ट जो है उसके अंदर पाई जाने वाली इन कणिकाओं का जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्थिति है, इनकी जो उपयोगिता है ब्लड के अंदर, वो क्या क्या इनकी उपयोगिताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आरबीसी को लेकर। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, और इरिथ्रोसाइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो स्टार्टिंग है यहाँ पर आरबीसी, या हम बात कर सकते हैं इरिथ्रोसाइट। देखिए यहाँ पर हम आरबीसी जो हैं इसकी संख्या कितनी है ब्लड के अंदर, सजीव के अंदर, इसका शेप कैसा है, इसका साइज कैसा है, इसका निर्माण कहाँ होता है, वो सभी डिटेल हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है इसका शेप कैसा होता है, इसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति को लेकर हम बात करें कि कशेरुकी के अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आरबीसी कैसी पाई जाती हैं। देखें कशेरुकियों में, कशेरुकी जो भी प्राणी हैं उनके अंदर आरबीसी जो हैं वो होती हैं अंडाकार, उभयोत्तल और केंद्रकयुक्त। ये विशेषता है। कशेरुकी प्राणी की जो आरबीसी है वो अंडाकार है, उभयोत्तल है और केंद्रकयुक्त पाई जाती हैं। लेकिन कशेरुकी के अंदर ही हम बात करें स्तनियों की, जो स्तनी प्राणी हैं, मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो आरबीसी हैं वो वर्ताकार होती हैं, उभयोत्तल होती हैं और केंद्रक विहीन होती हैं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि स्तनी जो प्राणी हैं उनकी आरबीसी वर्ताकार, उभयोत्तल और केंद्रक विहीन। हम देखें इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है उसका। देखो वर्ताकार होता है, वर्ताकार फॉर्म में डिस्क फॉर्म भी बोलते हैं इसको, डिस्क फॉर्म में होती है। उभयोत्तल, उभयोत्तल का मतलब है दोनों सतह ही इसकी अवतल है, अंदर की तरफ धसी हुई है, बाइकॉन्केव। उभयोत्तल, दोनों सतह अंदर की ओर धसी हुई है। और परिपक्व जब आरबीसी हो जाती है तब उसके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर स्तनियों के अंदर हम एक अपवाद पढ़ेंगे और वो अपवाद है ऊंट व लामा। ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनी हैं जिनकी आरबीसी बाकी स्तनियों को छोड़कर है। तो ऊंट और लामा दोनों स्तनी, लेकिन इनकी जो आरबीसी है वो बाकी स्तनियों की तरह न होकर अंडाकार, उभयोत्तल और केंद्रकयुक्त होती हैं। ये है।
जबकि शेष सभी स्तनी हैं उनकी आरबीसी वर्ताकार है, उभयोत्तल है, बाइकॉनकेव है और केंद्रक विहीन है परिपक्व अवस्था में। लेकिन ऊंट और लामा यहाँ पर इसके अपवाद है। ऊंट और लामा स्तनी है लेकिन फिर भी इनकी जो आरबीसी है वो वर्ताकार न होकर अंडाकार है, बाइकॉनकेव न होकर बाइकॉन्वेक्स है, उभयोत्तल है और केंद्रक विहीन न होकर केंद्रक युक्त होती हैं। तो इस प्रकार से हम आरबीसी की आकृति को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आरबीसी की जो आकृति है, शेप है, वो किस प्राणी में किस प्रकार से पाई जाती है। फिर उसके बाद हम बात करें कि आरबीसी जो है उसकी संख्या कितनी है, प्रत्येक प्राणी के अंदर उसकी संख्या किस प्रकार से है। क्या सभी प्राणियों के अंदर, सभी सजीवों के अंदर आरबीसी जो है वो एक समान संख्या के रूप में मौजूद होती है? नहीं, आरबीसी की जो संख्या है वो अलग अलग प्राणियों में, अलग अलग जाति के प्राणियों में अलग अलग होती हैं। तो हम बात कर रहे हैं संख्या। सबसे पहली बात यह है कि आरबीसी जो है इसकी संख्या को ब्लड के अंदर कैसे मापा जाए। कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या कितनी है। तो आरबीसी की संख्या का जो मापक यंत्र है वो है हीमोसाइटोमीटर। इस यंत्र के द्वारा हम ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या को मापने का कार्य करते हैं। अब इसकी संख्या देखें वयस्क पुरुष के अंदर, वयस्क पुरुष में इसकी संख्या कितनी है। तो लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन में। और अगर वयस्क महिला या स्त्री की बात करें हम, वयस्क स्त्री, तो वो होती है लगभग 45 लाख प्रति। पुरुष में और स्त्री के अंदर दोनों में आरबीसी की संख्या को लेकर अंतर पाया जाता है। वयस्क पुरुष के अंदर आरबीसी की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, जबकि वयस्क महिला में आरबीसी की जो संख्या है वो कम देखने को मिलती है। और आरबीसी की संख्या का मापन हम हीमोसाइटोमीटर के द्वारा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी कारणवश या किसी रोग की अवस्था में या अन्य किसी प्रकार की कमी से आरबीसी की संख्या है उसकी मात्रा ब्लड के अंदर घट जाती है। तो अगर आरबीसी की संख्या ब्लड में कम हो जाती है तो उस स्थिति को एनीमिया के नाम से जाना जाता है। एनीमिया, इसको बोलते हैं रक्ता अल्पता। आरबीसी की संख्या ब्लड में घट जाना, कम हो जाना। एनीमिया ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आरबीसी की संख्या ब्लड के अंदर सामान्य से घटकर कम हो जाती हैं और इस स्थिति को हम एनीमिया या रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं। अब यह स्थिति कब आती है, ऐसी स्थिति आने का रीजन क्या है, क्यों एनीमिया की स्थिति जीव के अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो या तो इसका कुछ रीजन्स हम देखें, एनीमिया की स्थिति के पीछे कुछ रीजन्स हैं। कोई रोग की अवस्था हो, अगर किसी प्राणी में कोई रोग की अवस्था है, प्राणी का शरीर रोगी अवस्था में पहुंच गया है, तो उसमें जनरली आरबीसी की कमी हो जाती है। या फिर गर्भावस्था के दौरान, अगर महिला ने गर्भावस्था को प्राप्त किया है तो उसके अंदर भी आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। और एक हम देखें मासिक धर्म, मासिक धर्म की जो स्थिति होती है महिलाओं के अंदर, उस दौरान भी आरबीसी की संख्या सामान्य से घटकर कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एनीमिया जो है वो ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड के अंदर आरबीसी अपनी सामान्य संख्या से घट जाती है। और ऐसी स्थिति के पीछे के हम रीजन्स हम देखें तो या तो कोई रोग की अवस्था है, या गर्भवती महिला है, या फिर जब मासिक धर्म की प्रक्रिया संपन्न होती है उस दौरान भी ये स्थिति देखने को मिलती है। अब हमने एक स्थिति देखी है कि आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाए। अगर आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक होती है, आरबीसी की संख्या अगर सामान्य से अधिक होती है तो उस स्थिति को बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया।
ये वो स्थिति है जब आरबीसी अपनी सामान्य संख्या से ब्लड में बढ़ जाती हैं। आरबीसी की संख्या अधिक होना, सामान्य से अधिक हो जाना, तो वो स्थिति पॉलीसाइथेमिया के नाम से जानी जाती है। और पॉलीसाइथेमिया की स्थिति है वो सामान्यतः पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों में देखी जाती है। पहाड़ों पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं या जिनका निवास स्थान पहाड़ी क्षेत्र है, उनके अंदर जनरली पॉलीसाइथेमिया की स्थिति देखने को मिलती है। उनके अंदर ब्लड में आरबीसी सामान्य से बढ़ी हुई मात्रा में पाई जाती है। इसका भी कारण है कि ऐसी स्थिति वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों पर क्यों होती है। देखें, पहाड़ों पर O2 का जो दाब होता है, आंशिक दाब होता है, वो घट जाता है और O2 का आंशिक दाब घटने के कारण अपने शरीर के ऊतकों तक जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। उस स्थिति के अंदर ब्लड अपनी आरबीसी की संख्या को बढ़ाता है और आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जोड़कर ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो पॉलीसाइथेमिया की जो स्थिति होने के पीछे का कारण है वो कारण है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर रूप से हो सके, इसलिए पॉलीसाइथेमिया की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने दूसरा बिंदु आरबीसी को लेकर जो क्लियर किया है, पहला हमने शेप देखा था, आकृति, दूसरा सेकंड हमने संख्या देखा है। संख्या हमने वयस्क स्त्री पुरुष में देखी है, इसका मापिक अंतर हमने देखा है और दो स्थितियां हमने देखी हैं, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया की स्थिति हमने देखी है। एनीमिया है वो एक ऐसी स्थिति है जब आरबीसी जो है वो ब्लड में सामान्य से घट जाती है और पॉलीसाइथेमिया की स्थिति है जब आरबीसी सामान्य से बढ़ जाती है। धन्यवाद।